आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैंने इस छोटे से घर को कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया है। हालांकि घर छोटा ज़रूर है, मगर ये जगह काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल सुनसान और सन्नाटे से भरी हुई। ऐसी ही जगह मुझे हमेशा के लिए पसंद थी। मैं हमेशा से एक ऐसी शांत जगह पर रहना चाहता था। अच्छा ये था कि ऐसी शांत जगह पर रहकर पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, मगर वो उस एक रात को छोड़कर उस एक रात ने मेरी जैसी ज़िंदगी ही बदल दी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस रात मैं अपने उस छोटे से घर में खिड़की के पास बैठा टेबल पर पढ़ाई ही कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर उन पेड़ों के पास से खड़े होकर मुझे अपने हाथ से इशारा कर रहा हो। मैंने एक बार गौर से बाहर नज़र दौड़ाई तो महसूस हुआ कि सच में वहाँ कोई खड़ा है और मुझे ही अपना हाथ दिखाकर इशारा कर रहा है। इशारा ऐसा था जैसे कि वो मुझे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर कौन हो सकता है इतनी रात का। यहाँ आसपास तो मेरे इस छोटे से घर के अलावा और कोई घर भी नहीं है, तो फिर ये कौन होगा। खैर जो भी हो, मैंने भी वापस से वहीं पर खिड़की पर बैठे बैठे उसे आवाज़ दी, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। बस वो शख्स अपना हाथ हिलाए जा रहा था और मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार बाहर चलकर ही देख लूं कि आखिर वो चाहता क्या है मुझसे। ये सोचकर मैं अपने घर से बाहर निकला और फिर उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही मैंने उस आदमी की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाया और सिर ऊपर उठाया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो शख्स वहाँ पर अब था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ। अभी तो मुझे बाहर बुला रहा था। खैर मुझे लगा शायद मेरा वहम हो। मैं वापस से अपने रूम में गया और खिड़की से बाहर देखा, मगर वो शख्स वहीं पर खड़ा था और अभी भी मुझे हाथ का इशारा देकर बाहर बुला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं बाहर गया तब तो वो वहाँ से गायब हो गया, फिर जब मैं अंदर आया तो ये यहीं पर है। ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचकर मैं वापस से बाहर निकला, मगर इस बार भी वो शख्स गायब था। मैं वापस खिड़की के पास आया तो वो वहीं पर था। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, मगर क्या है ये सब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि वो शख्स जो कोई भी है वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी गायब नहीं होते हैं। मैंने खिड़की बंद की और चुपचाप अपने पलंग पर जाकर लेट गया। मैंने उस दिन के बाद से अगली सुबह वहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि वो जगह अच्छा नहीं है। उस दिन के बाद से मैंने तुरंत ही वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। साल 1994, शहर भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरे एक परिचित वर्मा जी सुबह सवेरे मेरे घर आए। आंखें लाल देख कर ही समझ में आ रहा था शायद रात भर सो नहीं पाए थे। बुरी तरह घबराए हुए अंदाज में सीधा एक सवाल दागा। किसी तांत्रिक को जानते हो? सीधे सीधे अपने काम से काम रखने वाले एक ऐसे आदमी से ऐसा सवाल मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस सवाल का जवाब नहीं में सुनकर वो और भी परेशान दिखने लगे। अब मेरी बारी थी उनसे सवाल करने की। मैंने उनकी हालत को देखते हुए उनसे सवाल किया
कि क्या हुआ, आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उनका जवाब मेरी उम्मीद से बहुत अलग था और मैं सुनकर सुन्न रह गया। उनकी बेटी और मेरी बेटी हम उम्र है, बहुत बोलचाल, खेल कूद, पढ़ाई सब में बहुत ही अच्छी। पिछले कुछ महीनों से वो कुछ अलग सा बर्ताव कर रहे थे। घर में वर्मा जी, उनकी पत्नी, माँ और बेटी रहते थे। उनका घर अपनी बिल्डिंग के तीसरे माले पर था। कुछ महीने पहले जब वर्मा जी और उनकी पत्नी अपनी अपनी नौकरी से शाम को वापस आए तो उनकी माँ ने बताया कि रानी यानी कि उनकी बेटी काफ़ी गुमसुम सी हो गई है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। बाद में एक दिन उन्होंने ध्यान दिया तो वाकई रानी गुमसुम सी खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर कुछ देखे जा रहे थे। पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर बात आई गई हो गई, उन्होंने ज़्यादा कुरेदा नहीं। फिर जब एक दिन उसने सुबह वर्मा जी से मांस लाने की बात की तो उन्होंने हंसकर पूछा, क्या बात है, आज मांस खाने की इच्छा हो रही है। जवाब ने उनके पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही सरका दी। रानी ने कहा कि उसे नहीं, दादाजी को खाना है, वो मांग रहे हैं। वर्मा जी जैसे आसमान से गिरे। उनके पिताजी की मौत तो कोई 6 साल पहले ही हो गई थी और तब भी जब रानी बहुत छोटी थी। ये सच है कि वर्मा जी के पिता मांस बहुत ही चाव से खाते थे और उन्हें अपने खाने में हर दिन मांस की ज़रूरत होती ही थी। थोड़ा और कुरेदने पर मालूम हुआ रानी उन्हें घर के बाहर लगे पीपल के पेड़ पर बैठा हर रोज़ देखती है। वो उनसे बातें भी करती है और घर की पुरानी कहानियाँ भी सुनाते हैं। वो पिछले दिन ही उन्होंने वर्मा जी के बचपन की कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर वर्मा जी और उनकी माताजी के हाथ पैर जैसे ढीले पड़ गए। ये वो बात थी जो वर्मा जी की पत्नी को भी मालूम नहीं थी। वो उनकी मर्जी के मुताबिक खाना बनाकर पूछते हैं कि दादाजी से पूछ खाएंगे कहाँ। उनके मुताबिक घर के ऊपर छत पर बने कमरे में खाना और पानी रख दिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो पूरा खाना ख़त्म हो गया था और थाली के चारों तरफ किसी के खाने से जैसा फैलता है वैसे ही खाना फैला था। इसके बाद चीज़ें और भी ख़राब होने लगी। अगर कोई रानी से बुरा व्यवहार करता, उसे डांटता तो एकाएक बाहर से पत्थर आकर लगता या कोई ज़ोर से चांटा चढ़ देता। वर्मा जी और परिवार स्तब्ध था कि आखिर वो क्या करें, पर किसी के कहने पर कोई तांत्रिक ढूंढने लगे। वर्मा जी उज्जैन में किसी के कहने पर वहाँ से कोई सिद्ध पुरुष को साथ लाए जिन्होंने उनके पिता से बात कर उनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर उनका पिंडदान करवाकर परिस्थितियों को सामान्य किया। और फिर उसके बाद रानी को कभी भी उसके दादाजी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। रमन उस रात सिनेमा देखकर घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और रमन पैदल अकेले उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। रमन को अकेले सिनेमा देखने का बहुत शौक था, इसलिए जहाँ पर भी कोई नई फिल्म लगती थी रमन पहुँच जाता था, और वो भी 9 से 12 यानी कि नाइट शो में। रमन अभी उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। रमन ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा कि वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए घर बारिश के शुरू होने से पहले, मगर बारिश और तेज होती जा रही थी। रमन ने आसपास देखा मगर उसे कहीं कुछ भी ऐसा दिखा नहीं जिसके नीचे वो बारिश से बचने के लिए अपना सिर छुपा सके।
तो वो पास ही में एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश सच में बहुत तेज थी। सिर्फ बारिश की आवाज़ और बिजली के कड़कने की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। बारिश तेज पर तेज होती जा रहे थे और रमन अब उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर भी बारिश के पानी से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता था। खैर, रमन ने बारिश पर से ध्यान हटाकर आसपास अपनी नज़र घुमाई। आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा था। ऊपर से वो जंगल का रास्ता, एक भी रोशनी, एकमात्र रोशनी का कोई भी जरिया वहाँ पर नहीं था सिवाय रमन के पॉकेट में पड़े उस छोटे से बैटरी टॉर्च के। तो रमन ने तुरंत अपना बैटरी टॉर्च निकाला और आसपास देखने लगा। आसपास देखने पर उसे महसूस हुआ कि वहीं पास ही में एक पुराना कुआं सा है। मतलब कि कुआं आधा टूटा हुआ था, कुएं का आधा दीवार जैसे किसी ने तोड़ दिया हो ऐसा लग रहा था। खैर, रमन उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। रमन बीच बीच में टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखे जा रहा था कि कहीं कोई मदद मिल जाए, मगर कहीं से कोई मदद की आशा उसे नहीं मिल रही थी। तभी रमन ने वापस से टॉर्च घुमाई और टॉर्च उस कुएं के पास गई तो रमन ने देखा कि कुएं के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा कुएं की तरफ था, इसलिए उसे बस उस औरत की पीठ ही नजर आ रहे थे। वो औरत कुएं के अंदर पैर लटकाकर बैठी हुई थी। रमन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे लगा कहीं यह औरत कुएं में कूदने वाली तो नहीं है। रमन धीरे धीरे बारिश से बच बचाकर उस औरत के पास जाने लगा। जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचा, अचानक से उस औरत ने अपना चेहरा रमन की ओर घुमाया। चेहरा नहीं बल्कि अपनी पूरी गर्दन ही रमन की ओर घुमाई। रमन उसे ऐसा करता देख डर से उसके पैर थर थर कांपने लगे। उस औरत का चेहरा भी बहुत ज़्यादा खौफनाक था। रमन ने देखा कि वह औरत बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। तभी रमन ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और उसके ऐसा करते ही उस औरत ने धड़ाम से कुएं में छलांग लगा दी। मगर कुएं में गिरने की आवाज़, यानी कि पानी में उस औरत के गिरने की कोई आवाज़ नहीं हुई। मगर रमन के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो कुएं में झांक कर देख सके, इसलिए उसने तुरंत ही भागना शुरू कर दिया और वो भागते भागते अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था ये आज तक रमन को कभी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। घटना तब की है जब हमारे गांव में तरह तरह की आए दिन घटनाएं हुआ करती थीं, जिन घटनाओं के कारण हम सभी गांव वाले परेशान रहा करते थे। सभी का मानना था कि ये सभी आत्माएं और काला जादू और डायन विद्या का खेल है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस कारण मुझे आए दिन घर पर काफी डांट भी सुनने को मिलती थी। लेकिन ये सच था कि दिन पर दिन हमारा गांव काफी अजीब सा होता जा रहा था। साथ ही साथ लोगों के मरने की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से लोग और दहशत में रहने लगे। उस समय गांव वाले रात में तो क्या, दिन को भी संभल संभल कर अपने घरों से बाहर निकलते थे। उस वक्त हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा लगने लगता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात मैं काम से जब घर वापस लौटा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे पापा शाम को खेत में गए थे और अभी तक खेत से वापस नहीं लौटे। माँ की बात सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का।
उस समय रात के 8:30 बजना, यानी काफी रात। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, वक्त तो काफी हो गया है, मगर पापा अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये सोचकर मुझे भी काफी चिंता हो रही थी। इस पर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप मुझे टॉर्च दे दीजिए, मैं पापा को देख कर आता हूँ। इस पर मेरी माँ का चेहरा एकदम से उतरने लगा। एक तो मेरे पापा की चिंता, ऊपर से मुझे इतनी रात गए खेत में अकेले जाने देने की चिंता उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैंने टॉर्च लिया और माँ को आता हूँ बोलकर खेत की तरफ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही आसपास का माहौल देखकर मैं काफी हैरान हुआ, क्योंकि आसपास का माहौल एकदम वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक पूरे इलाके में मुझे मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। मानो इंसान तो इंसान, जानवर भी गांव में हो रही अजीब अजीब घटनाओं से डर रहे हो। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से अमावस की काली रात होने की वजह से आसमान पर चांद का कोई नामो निशान नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च की रोशनी नाम मात्र के रूप में ही मालूम पड़ रही थी। मुझे उस समय भूत प्रेत का तो डर नहीं लगता था, मगर शियारों से तो जरूर डर लगता था, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में शियारों का भी बहुत आतंक था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही झींगुरों की आवाजें भी मुझे काफी तेज सुनाई पड़ रही थी। खैर, मैं किसी तरह घने अंधेरे को चीरते हुए अपने खेत के करीब पहुंचा, मगर वहां दूर दूर तक मेरे पापा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो अपने खेत में पापा को ना पाकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर मेरे पापा गए तो गए कहाँ। मैं काफी हैरानगी भरी नजरों से पापा को इधर उधर तलाशने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पापा कहीं नहीं दिखे। जिसके बाद मैं पापा को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। खेत के अंदर वाला रास्ता और भी ज्यादा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर छोटे मोटे गड्ढे भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे काफी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर मुझे पता चला कि वो रोने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की है। पापा के रोने की आवाज को सुनकर मैं और भी ज्यादा सहम गया कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। उस आवाज को सुनकर मुझे पता चल रहा था कि वो आवाज शमशान की तरफ से आ रही है, मगर पापा इतनी रात गए शमशान में क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे अपने पापा की इतनी चिंता हो रही थी कि मेरे पैर खुद ब खुद काफी रफ्तार से चल रहे थे। चलते चलते मैं शमशान के करीब पहुंचा तो मेरे वहां पहुंचते ही वो रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई। पूरा शमशान काली रात के अंधेरे में काफी डरावना दिख रहा था। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। फिर भी मैं चलकर शमशान के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर अपने पापा को ढूंढने लगा। अभी मैं इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे मेरे पापा बैठे हुए दिखे। तो उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देख मैं जितना हैरान हुआ उससे कई ज्यादा खुश भी कि मुझे मेरे पापा सही सलामत मिल गए। मगर मुझे कहाँ पता था कि ये सिर्फ मेरे मन का भूल है। खैर, पापा को देखकर मैं पापा की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे पापा अपने सर को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे, जिससे उनका चेहरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर उनके शरीर और कपड़ों से मुझे साफ साफ पता चल रहा था
कि यही मेरे पापा हैं। कुछ कदम चलने के बाद मैं पापा के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आप रो क्यों रहे हैं? इस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल हुई। इस पर मैंने दोबारा पापा से कहा, पापा क्या हुआ आपको, चलिए घर चलिए। लेकिन इस बार भी पापा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। साथ ही साथ मेरे चेहरे पर 2 पल के लिए जो मुस्कान आई थी, वापस से वही मुस्कान परेशानी में बदल गई। पापा से कोई जवाब ना मिलने के बाद मैंने अपने हाथ को पापा के कंधे पर रखा, तो पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा, क्योंकि पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरा हाथ उनके कंधे के आर पार हो गया। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी जिंदा इंसान के शरीर से हाथ आर पार कैसे हो सकता है? अभी मैं काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक पापा ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया, तो उनका चेहरा देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से अलग जला हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो ना तो मेरे पापा हैं और ना ही कोई इंसान, बल्कि वो भूत हैं, और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए नदी की तरफ ले जाने लगा। मुझे समझ आ गया कि गांव वालों की सारी बातें सच थीं। वो भूत मुझे घसीटकर नदी के अंदर ले जाने लगा ताकि वो मुझे नदी में डुबाकर मार सके। अभी वो भूत मुझे नदी के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी मेरे ऊपर एक साथ 3-4 टॉर्च की लाइटें पड़ी, जिससे वो भूत मुझे एकदम से छोड़कर हवा में धुआं हो गया। फिर जब वो टॉर्च की लाइट मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे पापा और 2-3 गांव वाले हैं। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती पापा को बताई, तो पापा ने कहा, मैं खेत से काफ़ी पहले ही लौट गया था, मगर मैं घर ना जाकर हरिया काका के घर चला गया था। तुम्हारी माँ को लगा कि मैं अभी तक घर वापस नहीं लौटा। फिर जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि तू मुझे ढूंढता हुआ खेत में आया है, तो मुझे तेरी काफ़ी चिंता होने लगी, इसलिए मैं 2-3 गांव वालों को लेकर तुझे ढूंढने निकल गया। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।